मॉर्निंग गाइस। आज हम रिवाइज करते हैं इंडेस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट का। ये इंडेस कब एप्लीकेबल होगा? ये इंडेस एप्लीकेबल होगा नॉन करंट असेट्स पे। नॉन करंट असेट्स में किस किस पर ये एप्लीकेबल होगा? पीपीई पर, जो कि इंडेस 16 में है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो कि इंडेस 40 है। इंटेंजिबल असेट, जो कि इंडेस 38 है। ये इन्वेंट्री पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इन्वेंट्री इंडेस 2 है और ये एक करंट असेट है। इम्पेयरमेंट कब होता है? मान लो हमारी असेट की कैरिंग अमाउंट 100 है, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट हमारी 80 है। उस असेट से जो रिकवर हो पा रहा है वो 80 है, कैरिंग वैल्यू 100 है, तो रिकवर ही कम हो पा रहा है उस असेट से, तो हम असेट को इम्पेयर्ड कर देंगे। राइट। जब असेट को हम कब इम्पेयर करेंगे? जब रिकवरेबल अमाउंट इज लोअर देन द कैरिंग वैल्यू। राइट। और जो भी इम्पेयरमेंट का लॉस होगा वो कहाँ पे जाता है? पीएनएल में जाता है। अब असेट की रिकवरेबल अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम उस असेट को आज सेल कर दे तो हमारे पास कितनी फेयर वैल्यू आएगी, और उसको बेचने में जो भी खर्च आएंगे वो लेस कर दे, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। दूसरा, अगर हम असेट को अपनी बिजनेस में यूज करते रहें तो उसकी क्या वैल्यू आएगी? तो उस केस में क्या करेंगे? हम जो भी हमारे एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज है उनका हम पीवी निकाल देंगे। राइट। जब हम एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज में हम इनको नहीं लेंगे, इंटरेस्ट, टैक्स एक्सपेंस या फिर इंप्रूवमेंट पर जो भी खर्चे होंगे, राइट, ये सभी पीएनएल में जाएंगे। तो आज की उसकी फेयर वैल्यू और जो वैल्यू इन यूज है, हम तो अपना फायदा देखेंगे, तो जो भी ज़्यादा होगी वही रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों में से जो भी हायर होगी वही रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगी, विच एवर इज हायर। अकाउंटिंग ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन इंडिविजुअल असेट। इम्पेयरमेंट लॉस कब होगा? ये हमने अभी डिस्कस किया ही था कि जब रिकवरेबल अमाउंट हमारी कैरिंग वैल्यू से लेस होगी, तो रिकवरेबल अमाउंट में से हम कैरिंग वैल्यू लेस कर देंगे, ये हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो हमारा एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट था उसमें से जो भी इम्पेयरमेंट लॉस है वो घटा दो, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। डिस्काउंट रेट हमें 15% दे रखा है, एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हमें दे रखे हैं, राइट, रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है। एसेट को हमने परचेज किया 14x1 को, 20,000 लाख की रेजिडुअल वैल्यू, 500 लाख का यूजफुल लाइफ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। एक तो हमें कैरिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसमें एक रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है। कैश फ्लोज हमें दे रखे 31,3x4 को, परचेज की हमने 14x1 को, तो कैरिंग वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी 31,3x4 को। राइट। तो हम क्या निकालते? सबसे पहले कैरिंग वैल्यू 31,3x4 को, राइट, परचेज वैल्यू ले ली, डेप्रिसिएशन घटा दिया, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये हमारी कैरिंग वैल्यू। अब दूसरी चाहिए हमें रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट में दो चीज़ थी, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू हमें दे रखी है, वैल्यू इन यूज के लिए हमें डाटा दे रखा है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमें 10,000 गिवन थी, वैल्यू इन यूज हम निकाल देंगे। ये सारे कैश फ्लोज हम ले लेंगे। कैश फ्लोज हमने ले लिए, लास्ट वाला जो उसमें रेजिडुअल वैल्यू भी हमें मिलेगी तो वो हमने ऐड कर दी, तो 2500 आ गया। पीवी फैक्टर हमें निकाल दिया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। वैल्यू इन यूज आई हमारी 9513, फेयर वैल्यू 10,000, इन दोनों में से हाइयर 10,000। और हमारा जो कैरिंग अमाउंट है वो रिकवरी मैक्सिमम 10,000 हो सकता है, तो बाकी क्या हो जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस। तो ये आ गया हमारा इम्पेयरमेंट लॉस। तो हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 12687, उसमें से इम्पेयरमेंट लॉस घटा दिया, तो ये वैल्यू हमारी आएगी रिवाइज कैरिंग अमाउंट। रिवाइज कैरिंग अमाउंट हमेशा रिकवरेबल अमाउंट जितना ही आएगा भाई, क्योंकि आज तो वही हम रिकवर कर रहे हैं ना, वही, राइट। लेकिन हम प्रेजेंटेशन पर्पज से हम उसको ऐसे दिखा देंगे। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम? जो हमारी रिवर्सल डेट को हमारी बुक्स में कैरिंग अमाउंट है, वो जो रिवर्सल डेट को हमारी बुक्स में कैरिंग अमाउंट, वो एक एक्चुअल फिगर है क्योंकि वो हमारी बुक्स में आ रही है, राइट। दूसरा हमें उसमें निकालना पड़ेगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैसे लेंगे हम? रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी हमारी रिवर्सल डेट को, और जो कैरिंग अमाउंट हम निकालेंगे कि रिवर्सल डेट को, जैसे कि हमने कभी इम्पेयर, अगर उस असेट पर, अगर उस असेट को हम कभी भी इम्पेयर्ड नहीं करते तो उसकी कैरिंग अमाउंट क्या आती रिवर्सल डेट को, वो हम निकालेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम इम्पेयरमेंट कर ही नहीं सकते थे ना। तो इनमें से जो भी होगा इसका हम लोअर ले लेंगे, राइट।
इसका और इस वैल्यू का जो भी लोअर होगा वो हम ले लेंगे। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालेंगे, जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट थी वो, जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट थी वो, इन दोनों का डिफरेंस रिवर्सल ऑफ कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। इसको एक ऊपर क्वेश्चन भी है गाइस, वो हम देखेंगे। रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैसे लेंगे हम, कैरिंग अमाउंट जो हमारे एसेट की थी वो, और जो रिवर्सल हो गया, वो तो हम ऐड कर देंगे ना फिर कैरिंग अमाउंट को, कि एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होती है गाइस, जब एक इंडिविजुअल असेट्स हम कैश जनरेट नहीं कर पाते, जब एक ग्रुप ऑफ असेट्स हम कैश इनफ्लो होता है हमारे बिजनेस में, उस केस में इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट दैट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज। कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू ऑन इम्पेयरमेंट। कैरिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी गाइस, इसमें जो भी हमारी कैरिंग वैल्यू वो हम ऐड कर देंगे, गुडविल है वो भी हम ऐड कर देंगे, या फिर कोई कॉर्पोरेट असेट है वो हम ऐड कर देंगे, राइट। तो क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन के लिए हम कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, गुडविल, अदर असेट, टोटल। कैरिंग वैल्यू हम गुडविल के लिए लेंगे, अदर असेट की टोटल कर देंगे, एन से शेयर ऑफ गुडविल। इसको हम अभी एक बार डिस्कस करेंगे। एक बार गुडविल हमने ले लिया यहाँ पे, राइट, और फिर हमने कैरिंग वैल्यू ये हमारी आ गई। रिकवरेबल अमाउंट को हमने डिस्कस कर ही लिया था गाइस। गुडविल वाला पॉइंट एक बार ही हम देखते हैं गाइस पहले। मान लो पीसी हमें दे रखा है 1000, एनसीआई 200, और ये एनसीआई निकला है गाइस हमारा नेट असेट मेथड से, राइट। तो इस केस में जो गुडविल आएगी वो पार्शियल गुडविल होगी, राइट। अगर ये एनसीआई को हम फेयर वैल्यू मेथड से निकालते तो ये जो गुडविल होती फुल गुडविल होती, राइट। तो क्योंकि अगर हमने पीएसएनए मेथड से यहाँ पे गुडविल लिया तो खाली पेरेंट की गुडविल है, तो एनसीआई की गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे हमने एनसीआई की शेयर गुडविल निकाली, वो नोशनल गुडविल है क्योंकि हमारी बुक्स में नहीं आएगी, राइट, सीएफएस में। ये कैरिंग वैल्यू आ गई, ये रिकवरेबल अमाउंट हमें गिवन होगा, यहाँ से फिर हम इम्पेयरमेंट लॉस निकाल देंगे। एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, सबसे पहले जो इम्पेयरमेंट लॉस होगा वो हम किसको एलोकेट करेंगे, गुडविल को एलोकेट करेंगे। फिर सेकंड ऑर्डर में अगर इंडिविजुअल असेट की रिकवरेबल अमाउंट गिवन है तो उसको एलोकेट करेंगे। थर्ड नंबर पे कोई भी हमारी असेट बच गई, कॉर्पोरेट असेट बच गई, उसको हम एलोकेट कर देंगे। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी, कैरिंग अमाउंट, राइट, इम्पेयरमेंट लॉस है वो हम लेस कर देंगे तो रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। रिवर्सल वैसे होगा जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया सीजीयू के केस में भी, बट गुडविल का जो एक बारी गुडविल का जो इम्पेयरमेंट हो चुका है उसको हम कभी भी रिवर्स नहीं करेंगे गाइस, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया गाइस। क्वेश्चन पे आते हैं हम। वीनस लिमिटेड है, एक्वायरर है, 100% शेयर एक्वायर केस ने सैटर्न लिमिटेड में, जो एक्वायरी है 4 लाख रुपीज़ में। सैटर्न लिमिटेड की हमें फेयर वैल्यू दे दी, नेट एसेट्स की गुडविल दे दी, यूजफुल लाइफ दे दी 14x1 को। 313x3 को हमें वैल्यू इन यूज दे दिया, 313x5 को वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू दे दिया। हमें कैलकुलेट करना है इम्पेयरमेंट लॉस, रिवर्सल कोई, या फिर सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन। इम्पेयरमेंट लॉस निकालने के लिए हमें दो चीज़ें सबसे पहले कैलकुलेट करनी, एक तो कैरिंग वैल्यू, एक रिकवरेबल अमाउंट। और 313x3 को हमें रिकवरेबल अमाउंट तो दे रखी है, कैरिंग वैल्यू और निकाल देते हैं। अदरवाइज 313x को हमने कैरिंग वैल्यू, तो यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू दे रखी थी नेट एसेट्स की, इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन घटा दिया, ये कैरिंग वैल्यू आ गई, राइट। अब ये कैरिंग वैल्यू और इसमें हमें गुडविल भी दे रखी है। हमने ऊपर पढ़ा था कि कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए उसमें गुडविल जुड़ती है, कॉर्पोरेट एसेट का अमाउंट जुड़ता है अगर गिवन हो तो, और एक एसेट का अमाउंट। तो गुडविल दे रखी थी, हमने ले ली। अदर एसेट हमने कैलकुलेट कर दी 288 की, ये टोटल आ गया। रिकवरेबल अमाउंट हमें दे रखी थी 2,12,000 की, रिकवरेबल अमाउंट कम है तो इसका इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। अब अलोकेट करना इम्पेयरमेंट लॉस को, सबसे पहले हम इम्पेयरमेंट लॉस को किससे एलोकेट करते, गुडविल से। गुडविल में हमने एलोकेट कर दिया, फिर बाकी रिमेनिंग का हमने अदर एसेट में डाल दिया, फिर ये क्या आ गया, हमारी रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू आ गई। वैसे ये हमारी रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू आ गई थी। अब हमें 313x5 को निकालनी है, राइट। जो भी इम्पेयरमेंट लॉस होगा, रिवर्सल होगा, उसके लिए भी हमें रिकवरेबल अमाउंट चाहिए, कैरिंग वैल्यू चाहिए। कैरिंग वैल्यू अब हम निकाल देंगे। रिवाइज कैरिंग वैल्यू आ गई थी हमारी 2,12,000 की,
उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन घटा देंगे। पहले यूजफुल लाइफ 20 साल की थी, अब 31(3)(x)(3) को 2 साल निकल गए तो 18 साल की यूजफुल लाइफ बच गई। x5 से निकालने 2 साल इनके बीच के, 2 साल का हम ले लेंगे, यहाँ पे हमारी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, राइट। ये हमारी बुक्स में आएगी गाइस। बुक्स में अगर कैरिंग वैल्यू हमारी अब इतनी है, राइट। अब रिवाइज कैरिंग वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों का हाई है, 3,04,000। अगर अब हमारी असेट की कैरिंग वैल्यू, अगर हम असेट को कभी इम्पेयर्ड ही नहीं करते तो क्या होती, 3,20,000 की ये थी, राइट। अब इसमें से अब हम 20 साल की यूजफुल लाइफ, 4 साल का डेप्रिसिएशन घटा के ये हमारी वैल्यू आ गई। इन दोनों में से लोअर लेनी है हमें, राइट। तो 2,56,000 का रिवर्सल कितना हो सकता है? ये तो एक्चुअल फिगर थी बुक वाली, ये वाली ले ली, और जो लोअर था ये ले लिया, इतना हमारा रिवर्सल हो जाएगा। रिवाइज कैरिंग वैल्यू 188 की थी हमारी बुक में, 68 का रिवर्सल हुआ तो रिवाइज कैरिंग वैल्यू आ गई। सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन अब 2,56,000 है, 16 साल की यूजफुल लाइफ बच गई, तो 16,000 रुपये पर एनम का सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल 2। ए लिमिटेड एक्वायरर 80% शेयर एक्वायर किया, 3200 रुपये। बी लिमिटेड एक्वायरी है। एक्विजिशन डेट पे बी लिमिटेड की नेट एसेट्स हमें दे रखी 3,000 रुपये। एनसीआई को कैलकुलेट किया हमने पीएसएनए मेथड पे। इसका मतलब जो गुडविल होगी हमारी, ये वाली पार्शियल गुडविल होगी, राइट। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को हमें कैरिंग अमाउंट दे रखा है, गुडविल इसमें इंक्लूड नहीं है तो हम गुडविल इंक्लूड कर देंगे। रिकवरेबल अमाउंट दे रखी है, 2 केस। इम्पेयरमेंट लॉस को हमें पेरेंट और एनसीआई में बांटना। पहले तो हमें इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तो हमें चाहिए रिकवरेबल अमाउंट, एक चाहिए कैरिंग वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट हमें दे रखी है, कैरिंग वैल्यू चाहिए, कैरिंग वैल्यू हमें ये दे रखी है, राइट। अब हमें गुडविल भी उसमें इंक्लूड होती है कैरिंग वैल्यू में, तो 800 रुपये की देखिए, लेकिन ये पार्शियल है, इसमें हमें एनसीआई का शेयर जोड़ना पड़ेगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, गुडविल अदर असेट्स, 800 रुपये की ये गुडविल, ये पेरेंट की आ गई। 2700 रुपये की कैरिंग वैल्यू, 3500 रुपये एनसीआई की शेयर गुडविल का, जो कि नोशनल है, बुक्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते इसलिए नोशनल है। तो ये 200 रुपये आ गया, हमने कैलकुलेट कर दिया, 20% जो भी इसका शेयर था उसके अकॉर्डिंग। तो 3700 रुपये की आ गई टोटल वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट 2000 की दे रखी है, 1700 रुपये का हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। अब इस इम्पेयरमेंट लॉस को हम एलोकेट कर देंगे, 1000 रुपये में गुडविल में एलोकेट कर दिए, 700 रुपये में अदर असेट में कर दी। रिवाइज कैरिंग वैल्यू क्या आ गई, 2700 में 700 के 2000, ये हमारी 2000 रुपये, राइट। अब इसको हम एलोकेट करेंगे गुडविल पर अदर असेट्स को। गुडविल जो ये 1000 रुपये थी, ये 800 रुपये थी, ये पेरेंट के 200 रुपये एनसीआई के। बुक्स में एनसीआई की रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि नोशनल गुडविल थी, राइट। तो ओनली पेरेंट की रिकॉर्ड करेंगे 800 रुपये। अदर असेट जो 700 रुपये थे, इसमें भी दोनों का है, पेरेंट का भी और एनसीआई का भी। 700 में 80% ये पेरेंट का, बाकी 20% एनसीआई का, राइट गाइस। दूसरे केस में हम देखते हैं, इसमें भी हम इम्पेयरमेंट लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो रिकवरेबल अमाउंट हमें दे रखी है, कैरिंग वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। 800 रुपये की गुडविल है, नेट एसेट हमें 3000 की दे रखी है। नहीं नहीं, कैरिंग वैल्यू हमें 2700 रुपये की दे रखी है नेक्स्ट ईयर, राइट। तो 2700 रुपये की कैरिंग वैल्यू हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन था। एनसीआई का हमने शेयर निकाला तो ऊपर 200 रुपये, वैसे वही हमें 200 रुपये ये रहा, ऐसे कैलकुलेशन नीचे हो जाएगी 200 रुपये, राइट। ये टोटल आ गया, रिकवरेबल अमाउंट आ गया, ये इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 900 रुपये, पूरा पूरा गुडविल से सेट ऑफ हो गया। रिमेनिंग वैल्यू बन गई 100, 2700, 28, इन दोनों का टोटल 2800। अब ये 900 रुपये में 80% तो पेरेंट का है, 20% एनसीआई का है। ऐसे रिमेनिंग वैल्यू में भी 80% पेरेंट का है, 20% एनसीआई का है। एलोकेट करेंगे जब हम इम्पेयरमेंट, एलोकेट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस टू पेरेंट एंड एनसीआई। गुडविल में जो लॉस आया हमारा 900, इसमें से केवल 80% ही तो हमारा पेरेंट का है गुडविल का, और जो एनसीआई की गुडविल है वो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते बुक्स में, क्योंकि नोशनल है। अदर असेट में कोई इम्पेयरमेंट था ही नहीं। वैल्यू कितनी बची है हमारी गुडविल की, इसमें से 100 में से 80% शेयर ही पेरेंट का है, तो पेरेंट के आ गया 80 रुपये। एनसीआई के हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि नोशनल है वो। अदर असेट में कोई था ही नहीं, लोकेशन तो 2700 रुपये ही हमारी कैरिंग वैल्यू बच गई। अब हम एग्जाम्पल
थ्री को देखते हैं गाइज, ये मल्टीपल सीजीयू का है। हमें सीजीयू ए बी सी की कैरिंग वैल्यू दे रखी है गाइज, राइट। दो कॉर्पोरेट असेट है एक्स एंड वाई, कैरिंग अमाउंट दे दी, इसको अलोकेट करेंगे हम 12, 36, 52 की रेशियो में। इसको हम नॉट अलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस, तो हम इसको टोटल वैल्यू में ले लेंगे, राइट। एक बार हम देखते हैं इसको कैसे लेंगे। रिकवरेबल अमाउंट हमें दे रखी है ए बी सी की, राइट। तो क्या करेंगे अब हम, कैरिंग वैल्यू में हम क्या क्या करते थे, कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट प्लस गुडविल प्लस कैरिंग कॉर्पोरेट असेट। गुडविल का तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। कैरिंग वैल्यू हमें असेट की दे रखी है, इसका हमें एलोकेशन रेशियो दे रखा है, इसका दे नहीं रखा, राइट। तो अब हम कॉर्पोरेट असेट को ऐड कर देंगे कैरिंग वैल्यू निकालते वक्त। रिकवरेबल अमाउंट हमें दे रखी है, इंपेयरमेंट लॉस हमारा आ जाएगा, राइट। तो अभी हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इंपेयरमेंट लॉस, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। ए बी सी तीन सीजीयू है हमारे, कैरिंग वैल्यू ले ली हमने। कॉर्पोरेट एसेट 600 का जो है ये, इसको हमने 12, 36 की रेशियो में बांट दिया, टोटल वैल्यू आ गई। रिकवरेबल अमाउंट हमें दे रखी थी, यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा तो कोई इंपेयरमेंट लॉस हुआ नहीं, यहाँ पे 66 का इंपेयरमेंट लॉस, यहाँ पे 12 का इंपेयरमेंट लॉस। अब इस 66 का इंपेयरमेंट लॉस है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, एक तो अदर असेट में, एक ही कॉर्पोरेट असेट में, राइट। अब 66 का है अदर असेट और एक कॉर्पोरेट असेट हमारी एक्स वाली। सीजीयू ए में तो कोई इंपेयरमेंट लॉस था नहीं, सीजीयू बी में 66 का था, सीजीयू बी का 66 का इंपेयरमेंट लॉस हमने इनकी जो वैल्यू है ये कैरिंग वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सीजीयू का, और ऐसे सीजीयू सी का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम इंपेयरमेंट लॉस निकालेंगे लार्जर सीजीयू यूनिट का। तो हमारी कैरिंग वैल्यू ले लो भाई, 500, 750, 1100, 500, 750, 1100। दो कॉर्पोरेट एसेट दे रखे हमें 600 और 200 की, 600 200, ये हमारा टोटल आ गया। यहाँ पे हमने इसको देखो गाइज ले लिया वाई को, क्योंकि हम टोटल बेसिस पे हमें लेना पड़ेगा गाइज इसको 200 को। इम्पेयरमेंट लॉस जो ये हमने निकाला था, सीजीबी में अदर सेट का 51, सीजीसी का अदर सेट का 9, कॉर्पोरेट सेट का 15 और 3 18, ये टोटल आ गया, ये हो गया। रिकवरेबल अमाउंट हमें पूरी सीजू की तरह के 3200, यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है कैरिंग वैल्यू से, तो कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस लार्जर सीजू का नहीं होगा, नो इम्पेयरमेंट लॉस, राइट। जब भी हम लार्जर सीजीयू का इम्पेयरमेंट निकालेंगे तो जो हमारे सीजीयू थे, इंडिविजुअल सीजीयू ए बी सी, इसमें से हम इम्पेयरमेंट लॉस को एडजस्ट करेंगे पहले, राइट। फिर उसके बाद हम रिकवर अमाउंट से इसको देखेंगे, राइट। जैसे हमने यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस को लेस कर दिया, उसके बाद जो कैरिंग वैल्यू आएगी ना, हम कैरिंग वैल्यू ये वाली नहीं लेंगे 3150 की, इम्पेयरमेंट लॉस एडजस्ट होने के बाद जो कैरिंग वैल्यू आएगी उसको फिर हम कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से, राइट। यही इस नोट में है। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं गाइस। 14x1 को हमने एक्वायर किया है, उस दिन हमें पीसी दे रखा है, नेट एसेट्स दे रखी है। 313x2 को हमारी कैरिंग अमाउंट दे रखी है नेट एसेट्स की, राइट। तो जब हम गुडविल निकालेंगे तो जो हम नेट एसेट्स लेंगे हम वो ये वाली लेंगे जिस दिन हमने एक्वायर किया है। 313x2 की मत लेना गाइस, बस यही इसमें था कि गुडविल की मेजर करते वक्त जो हम नेट एसेट लेंगे वो एक्विजिशन डेट की लेंगे, राइट। एक सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैश फ्लोज हमें डॉलर में दे रखे हैं तो हम डिस्काउंट रेट भी डॉलर वाली लेंगे। इफ द कैश फ्लोज आर गिवन इन डॉलर देन वी हैव ऑल्सो टेक द डिस्काउंट रेट इन डॉलर, राइट। कैश फ्लोज हमें 313x1 को दे रखा है तो हम एक्सचेंज रेट किस दिन लेंगे, 313x1 वाली लेंगे, राइट। यही, इफ कैश फ्लोज आर गिवन ऑन 313x1 तो हम जो एक्सचेंज रेट लेंगे वो 313x1 की लेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, राइट। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे गाइस, बाय बाय गाइस, बाय बाय।